नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार वितंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। तो कैसे हैं आप सब? जल्दी से साथीगण जुड़ जाएं ताकि मैं इस क्लास को शुरू करूं। चलिए ठीक है, मैं एक बार सेल चेंज कर लेता हूं, कभी ऐसा नहीं हो कि बीच में बंद। चलिए क्या बात है, कैसे हैं आप सब? एक बार जल्दी से बता दीजिए मुझे। ठीक है, खम्मा खड़ी नमस्कार साहब। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अंशु जी, है ना, विश्वास जी, रवि, सुनील, सभी को नमस्कार नमस्ते। हमारी जो पिछली क्लास कंप्लीट हुई थी आप सभी जानते हैं वो कहाँ पर पूरी हुई थी। तो उसी डाइजेस्टिव सिस्टम को हम पढ़ रहे हैं आगे की ओर में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, आपसे पाचन तंत्र की हम बात करें, तो हमने लीवर के बारे में और पेनक्रियास के बारे में पढ़ लिया था। स्मॉल इंटेस्टाइन हम पढ़ रहे थे, छोटी आंत के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, जहाँ तक हमें याद है। ठीक है, तो छोटी आंत पढ़ रहे हैं और छोटी आंत से ही स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एंजाइम पढ़ने हैं। ड्यूडीनम, ग्रहणी हम पढ़ चुके थे, जेजुनम और इलियम हमारा बाकी है, तो वो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए दोस्त, हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम आंत्र रस की ही बात कर लेते हैं, इंटेस्टाइनल जूस की बात करते हैं। तो जो आंत्र रस होता है, तो जो आंत्र रस होता है, इंटेस्टाइनल जूस होता है, ये किस तरह का पाया जाता है? ठीक है, तो भाई हम इलियम पढ़ रहे थे, इलियम में ही हमें पढ़ना है। तो हम आंत्र रस में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। लगभग हमें कितने एंजाइम देखने को मिलते हैं? 4 से 5 एंजाइम देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर जो देखने को मिलता है वो क्या मिलता है? इरेप्सिन देखने को मिलता है। तो भैया इरेप्सिन नंबर 1 पर आएगा। ठीक है, इरेप्सिन। ठीक है, नंबर 2 पर जो हमें देखने को मिलता है वो लाइपेज आएगा। क्या आएगा? लाइपेज। लाइपेज हमेशा आपको पता है कि वसा का पाचन करता है, तो कंफ्यूज होना ही नहीं है लाइपेज में। ठीक है, नंबर 3 पर आपको पता ही है माल्टोज आता है। ठीक है, या माल्टेज आता है। ये 3 नाम तो सुने हुए हैं, 2 नाम अभी जो आपके सामने आएंगे, 4 और 5, ये हो सकते हैं नए हो। ठीक है, सुक्रेज और लेक्टेज। ठीक है, तो ये नए नाम है, सुक्रेज और लेक्टेज। इरेप्सिन की बात करते हैं, तो ये प्रोटीन का डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलता है। किसका पाचन करता है, कभी पूछ ले तो प्रोटीन को किस में बदलेगा? अमीनो एसिड। तो प्रोटीन का पाचन देखो, आधा प आया, नाम से स्पष्ट था। ट्रिक याद है ना, जिसके नाम में आधा प आता है वो पूरे प का पाचन करता है। ठीक है, तो दोस्त ये याद रखिएगा। लाइपेज की बात करते हैं, तो ये फैट या वसा का पाचन करता है ना। तो ये वसा का पाचन करता है, फैट का करता है। और ये फैट को किस में बदलता है? फैटी एसिड में, वसीय अम्ल के अंदर। ठीक है,
और लाइपेज के बाद कौन आता है, माल्टेज आता है। तो ये माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। ये माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। फिर सुक्रेज होता है, ये सुक्रेज किसको बदलता है, ये सुक्रोज को बदलता है। दोस्त याद रखिएगा, सुक्रेज सुक्रोज को। चलिए लेक्टेज की बात करते हैं। तो सुक्रोज किस में बदलता है भैया, ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूट जाता है। ठीक है। और लेक्टेज जो होता है ये लेक्टोज को तोड़ेगा। ठीक है, किसको तोड़ेगा, लेक्टोज। ये दूध की शर्करा होती है लेक्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। ठीक है। तो ये कभी भी आपसे पूछे कि भैया ये जो लेक्टोज होता है ना, ये किसकी शुगर है, तो ये मिल्क शुगर है। ये दुग्ध की शर्करा होती है, मिल्क शुगर होती है ना, ये चीज ध्यान रखना। अब माल्टोज क्या होता है, दो ग्लूकोज के अणु जब आपस में मिलते हैं तो माल्टोज बनता है। और है ना, ये अगर आप आज पूछ रहे हैं मतलब आपने स्टार्टिंग से देवेंद्र क्लास नहीं ली है ना। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे होते तो ये मैंने जब मुंह पढ़ाया था तभी बताया था कि स्टार्च जिसमें टूटता है वो माल्टोज होता है ना। दो ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर माल्टोज बनता है, और माल्टोज के अणु जब आपस में मिलते हैं तब क्या बनता है, तो दोस्त याद रखिएगा, तब बनने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, तब हम बनने वाले पदार्थ को स्टार्च कहते हैं। ये इस तरह से भोजन का यहाँ पर लास्ट डाइजेशन होता है, इसके बाद भोजन का यहाँ पर डाइजेशन नहीं होता। तो भैया हम यहाँ पर अब जेजुनम की बात कर रहे थे। जेजुनम लगभग 2.5 मीटर के आसपास में, सॉरी, हाँ, जेजुनम 2.5 मीटर के आसपास में थी। यहाँ कोई रस नहीं गिरते हैं, लेकिन यहाँ पर शेषांत्र का मध्य भाग होता है। छोटी आंत का बीच का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, जेजुनम कहलाता है। तो जेजुनम हम पढ़ रहे थे, जेजुनम। अब जेजुनम की बात करें तो ये लगभग 2.5 मीटर लंबी संरचना होती है, 2.5 मीटर। तो ये 2.5 मीटर लंबी संरचना होती है, 2.5 मीटर की संरचना होती है। इस संरचना की अगर हम 2.5 मीटर लंबी संरचना की बात करते हैं तो प्यारे दोस्त एक चीज निकल करके यहां से सामने आती है, वो क्या निकल के आती है, ठीक है, कि यहां भोजन जो होता है ना, ये सबसे पहली चीज कि मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का मध्य भाग होता है। मिडल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, बिल्कुल। अब भोजन कहां से अवशोषण करेंगे, पढ़ा रहे हैं इलियम। ठीक है,
इलियम। थर्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत्र का थर्ड भाग है, छोटी आंत का तीसरा भाग होता है ये। ठीक है, और इसकी बात करते हैं तो लगभग ये कितना होता है, ये 2.5 मीटर था, ये 3.5 मीटर। यहां पर सबसे मेन चीज होती है भोजन का अवशोषण होगा। अवशोषण मतलब जो भी भोजन हमने डाइजेस्ट कर दिया ना दोस्त, उसका यहां पर अवशोषण होगा। जैसे आप ये समझिए कि हमारी ये छोटी आंत है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये इलियम का संरचना है। ये किसकी संरचना है, इलियम। अब इस इलियम की संरचना के अंदर लिक्विड फूड भी बहुत सारा होगा, क्या हाँ सर होगा। अब यहाँ क्या होता है, ऐसी पतली पतली आप जो छोटे छोटे धागे देखते हो ना, वैसी संरचनाएं बनने लग जाती हैं। और इन संरचनाओं में है ना, ये पीछे ब्लड से कनेक्टेड हो जाती हैं, ये इस तरह से। ये इस तरह से। तो एक संरचना आपकी ये वाली होती है, इसे कहते हैं माइक्रोविली। सुषमांकुर। यही क्या करती है, भोजन का अवशोषण करती है। जो पचा हुआ भोजन है, उस भोजन का अवशोषण करने का काम कौन करती है, माइक्रोविली करती है। ठीक है, और ये इसे फिर कहाँ में याद रखिएगा, ब्लड में मिला देती है ना। तो उसका अवशोषण करके उसको खून में मिला देती है। तो ये हमारी छोटी आंत का तीसरा भाग है, स्मॉल इंटेस्टाइन का तीसरा भाग है। छोटी आंत की लंबाई कल भी बता दिया था देवता सचिन, तुम कल भी यही चीज पूछ रहे हो, 6 से 6.5 मीटर। कल भी यही चीज आप पूछ रहे थे, और मैंने आपसे क्या कहा था कि आपने कल भी क्लास को सही से नहीं देखा। और दूसरी बात, अगर आज आप ये दोबारा कॉपी पेस्ट करके पूछ रहे हैं कि सर छोटी आंत की लंबाई कितनी है, मतलब आप रिवीजन करके क्लास में नहीं आते। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया है ना। तो ये माइक्रोविली होती है, सुषमांकुर होती है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए, ये अंगलू के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं भैया, है ना, भोजन का अवशोषण करती है, ब्लड में मिलाते हैं, सुषमांकुर कहलाती हैं, और ये भोजन को अवशोषित कर लेती है ना। उंगली के समान दिखती हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे दूध पी जाती है बिल्ली, तो ये बचे हुए भोजन को चूस जाती है माइक्रोविली, और फिर ब्लड में मिला देती है। चलिए सर, मैंने कल की क्लास नहीं ली, तो बेटा फिर आज क्यों ले रहे हो। जब आप मुझे एक बात बताओ, आपने कल की क्लास ही नहीं ली,
ठीक है, तो फिर आज की क्यों ले रहे हो? कैसे समझ में आएगी? पॉसिबल ही नहीं है समझ में आना। ठीक है, क्लास कंटिन्यू लिया करो बेटा, बीच में नहीं। अगर आपकी छूट गई किसी कारण से, आप नहीं ले पाए, तो पहले वो पूरी करो फिर आगे बढ़ो। ठीक है, फिर आप, है ना, इसमें देखो दो चीजें होती हैं। हम टीचर को ब्लेम करते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में हम उस, है ना, आप एक ही टॉपिक के तीसरा हिस्सा चल रहा है आज, डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा तीसरा हिस्सा चल रहा है। अगर हम इसी क्लास को अगर कंटिन्यू नहीं लेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो मेरे छोटे भाई, किसी भी टॉपिक को शुरुआत से पढ़ना चाहिए। कहाँ से पढ़ना चाहिए? शुरुआत से। तो ये इलियम हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, अगर आप देखें यहां पर, तो मैं आपको एक चीज समझाता हूं। ठीक है, अब यहां देखना कि ये जो आपको यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाई देगा, पाचन तंत्र दिखाई देगा। अगर मैं इस डाइजेस्टिव सिस्टम की या पाचन तंत्र की आपसे बात करता हूं, अब ये यहां पर जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब देखो, ये छोटी आंत हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन। यहां से भोजन अब कहां जाएगा? बड़ी आंत्र के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। कहां जाएगा? बड़ी आंत्र के अंदर। ठीक है, तो बड़ी आंत्र के अंदर जाएगा, है ना, तो याद रखना बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत की बात करते हैं। बिल्कुल चीज है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। चलो, बहुत अच्छा है। 1 से 1.5 मीटर लंबाई होती है, और यहां भोजन का पाचन नहीं होता। यहां किसी भी तरह से आपके भोजन का पाचन, डाइजेशन नहीं होता। ठीक है, इसका मेन एक ही काम होता है, कभी होता भी है तो जल एवं खनिज का अवशोषण। जल एवं लवण का। कोई नमक अगर शरीर के काम का है, सॉल्ट, है ना, कोई मिनरल हो जाए, और पानी, क्योंकि देखो लार ने भी पानी टपकाया, जठर रस ने भी पानी टपकाया, है ना, पित्त रस ने पानी टपकाया, अग्नाशय रस ने पानी टपकाया, इंटेस्टाइनल जूस ने पानी पानी कर दिया, खाने को लिक्विड कर दिया बिल्कुल। तो इतना पानी अगर बाहर निकल जाएगा शरीर से, तो हमारी बॉडी तो भैया खत्म हो जाएगी ना। तो इसीलिए ये क्या करता है? सॉल्ट एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ। तो जो जल होता है और खनिज होता है, तो जल और खनिज का पुनः अवशोषण इसके माध्यम से किया जाता है। तो जल और खनिज का पुनः अवशोषण करता है ये। इसके 3 भाग हैं। ठीक है, पहले पर आता है जिसे हम सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीकम। ये भाग होता है लगभग 6 सेंटीमीटर। दूसरा जो भाग होता है वो होता है आपका कोलन। ये होता है 1.3 मीटर के आसपास। तीसरा जो होता है वो होता है रेक्टम, मलाशय। और चौथे नंबर पर होता है एनस, गूदा। ठीक है, ये जो चीजें हमने पढ़ी, जल और खनिज का पुनः अवशोषण, ये कोलन में होता है। सिकम इसका 6 सेंटीमीटर का भाग होता है। मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहता हूँ, है ना, ये चीज ध्यान रखें। इनके हिंदी नाम बेटा मैं लिख दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इनके हिंदी नाम लिखने में। ठीक है, मैं लिख दूंगा, है ना। शेषांत्र, मध्यांत्र नहीं आता पेपर में,
ठीक है, आप अपनी सहूलियत मत देखो, आप नंबर देखो कि मेरा नंबर कैसे कवर होगा, है ना। हम क्या देखते हैं, हमें याद करने में सहूलियत हो जाए। अब मैं लिख कर देता हूं कि अगर मैं उसका हिंदी नाम लिख दूंगा ना, आप इंग्लिश नाम पढ़ के ही नहीं जाओगे पेपर के अंदर, और पढ़ के नहीं जाओगे तो 100% गलत करके आओगे। और इंग्लिश नाम में ये बेनिफिट है कि अगर मान लीजिए कि उसने शेषांत्र नहीं दे करके आपको ये लिख दिया कि भैया सीधी सी बात है कि इलियम, ऐसे हिंदी में लिख दिया, अब क्या करोगे? अब आप कहोगे सर आपने तो बताया ही नहीं था हमें कि इसको इलियम। हम इसीलिए आपको क्यों हिंदी नाम भी इस तरह से लिख देते हैं, उसी के इंग्लिश का नाम हम हिंदी में से क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बहुत सी बार वही प्रोनाउंस 95% अगर मैं आपको ये बोलता हूं 100 बार प्रश्न आया है, सुनना मेरी बात को, 100 बार प्रश्न आया है पूरे देश में कहीं भी चले जाना, तो 95 बार 100 में से 95 बार वहां कोलन आया है हिंदी में लिखा हुआ। अब आप खुद समझ जाइए कि मैं आपका नंबर बढ़ाना चाहता हूं, घटाना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि आप दो दो चीजें याद करें, तीन तीन चीजें याद करें, एक याद करें, सही से याद करें, खेल खत्म। तो हिंदी लिखा हुआ आ गया, इंग्लिश वाले पार्ट में देख लेना, वहां लिखा होता है। आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आता है, तो वहां ऑप्शन है। लेकिन अगर कोलन लिखा हुआ आ गया और हिंदी वर्ड साइड में लिखा हुआ है, तो भाई हिंदी का इंग्लिश पकड़ने के लिए आपको वापस आना पड़ेगा। तो एक वर्ड याद करिए, बार बार एक ही जिद मत किया करिए कि सर इनके हिंदी मैं फिर ढूंढ के लाऊंगा, है ना भाई। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को जैसे कंदुक खल्लिका संधि, है ना उरोस्थी, ऐसे नाम न के बराबर मिलते हैं पेपर में, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं इनके हिंदी नाम लिखा दूंगा, मुझे दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप कहोगे सर लिखवाइए, मैंने इतनी देर आपको समझाया है तो मैं लिखवा दूंगा। जैसे कि भाई आप यहां आइए, ठीक है, आपको लिखना है आप लिख लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे शेषांत्र कहते हैं, ठीक है, इसे मध्यांतर कहते हैं, लिख लीजिए, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। कल वाले का तो गृहिणी लिखा है, इनके नाम एज इट इज रहेंगे। माइक्रोविली को माइक्रोविली ही कहेंगे, ठीक है। बड़ी आंत को बड़ी आंत ही कहेंगे, कोलन को कोलन ही कहेंगे, रेक्टम को मलाशय कह सकते हैं, बस, ठीक है, सिंपल सी बात है। हाँ, मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था, है ना, लिख दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं है। मैं तो आपका नंबर इंक्रीज करवाना चाह रहा हूं कि भैया आपके नंबर, हाउ कैन यू इंक्रीज योर नंबर? इस इमेज को गौर से देखिए, ये बड़ी आंत है। इस बड़ी आंत के ये जो हिस्सा आपको पूरा दिखाई दे रहा है, ये कोलन है। क्या है? कोलन। अब कोलन को आप 3 भाग में बांट देते हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, ये कोलन है, ठीक है। ये सबसे बड़ा हिस्सा जो आपको, ये पूरा कोलन है, ठीक है। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये है सिकम, है ना। ये सिकम वाला जो हिस्सा है, ये है आपका इलियम, है ना, जिसे आप हिंदी में पूछ रहे हो ना, शेषांत्र, इलियम। अब ये इलियम से कनेक्ट होता है और ये 6 सेंटीमीटर की संरचना होती है। मैंने ये डायग्राम इसलिए लिया क्योंकि मुझे ये संरचना आपको ये समझानी थी। ये आपको यहां दिख रही है, इसे कहते हैं अपेंडिक्स। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। ये मानव शरीर का अवशेषी अंग है। वेस्टिजियल, ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का एक अवशेषी अंग है जो किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो अगर आप कहेंगे मैं लिख दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, है ना। मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ, आपको ऐसा लगता है सर कॉन्वेंट से पढ़े होंगे, सीबीएसई पढ़े होंगे? एमपी बोर्ड सरकारी स्कूल जहां मास्टर भी नहीं आते थे। गवर्नमेंट कॉलेज हिंदी मीडियम से कॉलेज से पास आउट हूं, मास्टर्स गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट हूं हिंदी मीडियम, ठीक है। तो मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूं, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, है ना। तो आप कभी माइंड में ये मत लाइएगा कि सर इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि हमने यही पढ़ा है सरकारी स्कूल या कॉलेज में भी, तो हम आपको वही बताते हैं।
है ना। अब देखो ये जो होता है ना अपेंडिक्स, आपने बहुत सी बार सुना होगा अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है। कभी कभी क्या होता है कि वो गलती से जो खाद्य पदार्थ होता है, जो अपशिष्ट होता है, वो इसके अंदर घुस जाता है, और इसमें इन्फेक्शन बढ़ने के कारण कभी कभी क्या होता है, ये अपेंडिक्स बढ़ करके फट जाती है, और अगर ये फट गई तो इंसान की मौत तय है। तो इस अपेंडिक्स का आकार बढ़ने पर इसे डॉक्टर काट कर हटा देते हैं। ये हमारे शरीर में नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पुराने समय में क्या होता था, जब इंसान घास फूस खाता था तब ये अपेंडिक्स नामक संरचना बड़ी हुआ करती थी। ये आज भी हमारे शरीर के अंदर 8 सेंटीमीटर की पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 8 सेंटीमीटर के। और ये संरचना अब काम नहीं करती। ये पहले काम करती थी लेकिन अब काम नहीं करती। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। अब ये वेस्टिजियल मतलब अवशेष हो चुका है। अवशेष समझते हो ना, जो किसी काम का नहीं है। तो इसे काटकर हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे ये रास्ता बंद होता है, लेकिन किसी किसी में खुल जाता है तो वो अपशिष्ट इसके अंदर घुसता है, और वो इधर देखो जाने का कोई रास्ता नहीं है कि हाँ सर, तो वो वापस से अगर उधर नहीं गया तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, फिर इन्फेक्शन बढ़ता है, और फिर ऐसी स्थिति में अपेंडिक्स को काटकर हटा दिया जाता है। तो इस तरह से ये काम होता है। ये हिस्सा आपको यहां जो दिखाई दे रहा है, ये रेक्टम का होता है ना, जिसे हम मलाशय कहते हैं। यहीं पर मल इकट्ठा होता है ना। तो मल जो होगा, ठीक है, मल कहां पर भंडार होता है, तो मल का भंडारण यही होता है ना। फिर जब आपको प्रकृति आवाज देती है तो ये जो छिद्र आपको दिख रहा है एनस, है ना, जिसे आप गुदा कहते हैं, इस गुदा या एनस से, है ना, उन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये काम होता है। अब आप 2-3 दिन से डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, क्या आपको मैं 5 मिनट के अंदर एक क्विक रिवीजन करा दूं? 5 से 7 मिनट के अंदर एक अच्छा सा सुपर फास्ट रिवीजन कर ले क्या, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, मैं यहां पर एसी चालू कर दूं एक बार। है ना। तो ये इससे एक बेनिफिट ये निकल करके सामने आ रहा है कि हमारा रिवीजन हो जाएगा। सर कोलिन की लंबाई 1.5 मीटर है या 1.3? देखो दोस्त, है ना, मैंने आपको यहां एक चीज समझाई, समझना। कोलन 1.3 मीटर है। सिकम, कोलन, मलाशय और गुदा, इन चारों को मिलाकर बड़ी आंत बनती है। बड़ी आंत के भाग हैं, 3 भाग हैं मेनली, ये और ये एनस इसी रेक्टम का पार्ट होता है। तो अगर आप इन सबको मिलाओगे तो ये 1.5 मीटर तक जाता है, जो बड़ी आंत है ना। उनमें से अकेली कोलन 1.3 मीटर की है, ठीक है। तो ऐसा मत समझ लो कोलन बड़ी आंत का भाग है कोलन, है ना। जैसे कि हम इस शिकम को पकड़ते हैं इत्तू सा, फिर ये इतनी बड़ी संरचना आपकी कोलन, फिर ये इतनी सी संरचना मलाशय, और इतनी सी संरचना एनस, इन सबको मिलाते हैं तो क्या बनते हैं दोस्त, याद रखिएगा कि आपकी बड़ी आंत बनती है। चलिए दोस्त, अब हम यहां पर बात करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले मुख की बात करते हैं। मुख के अंदर भैया ओष्ठ जो होते हैं वो द्वार का काम करते हैं। द्वार जैसे ही खुलते हैं तो फिर इन द्वारों के खुलने के बाद क्या होता है भाई, अंदर की अगर मैं आपसे बात करूं तो द्वार जैसे ही खुलते हैं, मुंह जैसे ही ओपन होता है, तो उसके अंदर 16 जोड़ी दांत पाए जाते हैं। 4 इंसीजर मतलब कृंतक, है ना, 4 जोड़ी, 4 ऊपर 4 नीचे, है ना। इंसीजर जो काटने का काम करते हैं। फिर 2 जोड़ी रदनक होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, जिन्हें हम कैनिन कहते हैं, जो फाड़ने का काम करते हैं। प्री मोलर की संख्या और मोलर की संख्या, प्री मोलर आपके पाए जाते हैं ऊपर 4 और नीचे 4, और मोलर ऊपर पाए जाते हैं आपके 6 और नीचे पाए जाते हैं 6। इस तरह से टोटल 32 दांत होते हैं। प्री मोलर और मोलर अग्रच वर्णक और चवर्णक चबाने का काम करते हैं। दूध के दांत 20 और स्थायी दांत 12 होते हैं। इस कारण से मानव द्विबार दंती होता है, डाइफोडेंट होता है। मानव जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। और अगर हम बात करें, दांत का सबसे ऊपरी भाग एनामल होता है, जो सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। मुख्य रूप से सीमेंटम और डेंटाइन के बने होते हैं। दांत में कैविटी या दांत के सड़न का मेन कारण होता है पीएच मान 5.5 से कम हो जाना। अब बात यहां से थोड़ी आगे बढ़ करके फिर हम जाते हैं तो एक चीज निकल करके सामने आती है कि मुख के अंदर लार ग्रंथियां होती हैं, जो 3 जोड़ी होती हैं, पेराइटल, सबलिंगुअल, सबमेंडिबुलर, है ना। ये लगभग 1 से 1.5 लीटर लार टपकाती हैं 24 घंटे के अंदर, जिसका पीएच मान 6.8 होता है। इसमें पहला एंजाइम टाइलिन होता है, जो कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च या मंड को माल्टेज में बदलता है। माल्टोज एंजाइम माल्टेज को ग्लूकोज में बदलता है, और ये आपका एक और लाइसोजाइम हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है। अब बात यहां पर निकल करके आती है कि लार के अलावा यहां पर जीभ पाई जाती है, जिसमें अग्रभाग से मीठे का, पीछे से कड़वे का, आइट साइड से खट्टे का पता चलता है, और उनके आगे के भाग से सॉल्टी या नमकीन का पता चलता है। जीभ के ऊपर टेस्ट बस स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। जीभ एक मांसल संरचना होती है जिसका अग्र सिरा खुला रहता है। अब इसके पीछे का हिस्सा ग्रसनी कहलाता है, फ्रेनिक्स कहलाता है। 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है, जो श्वास नली और आहार नली दोनों से कनेक्टेड होती है। गुलेट के माध्यम से यह आहार नली से जुड़ती है, और ग्रसनी के माध्यम से होता हुआ भोजन आहार नली में जाता है। इसोफेगस
के अंदर जाता है, जो 25-30 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है, जो अमाशय या स्टमक से जुड़ जाती है। अमाशय के अंदर मुख्य रूप से जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो गैस्ट्रिक जूस का स्रावण करती हैं। गैस्ट्रिक जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो टाइलिन को निष्क्रिय करता है, हानिकारक जीवाणु को मारता है और प्रोटीन को डाइजेशन के लिए तैयार करता है। पहला एंजाइम यहाँ पर होता है पेप्सिन, जो याद रखिएगा, जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। रेनिन दूध की जो प्रोटीन होती है कैसिन, उसका पाचन करने के लिए जाना जाता है। म्यूसिन अमाशय की दीवार को एचसीएल से सुरक्षा प्रदान करती है। यहाँ पर भोजन काइम कहलाता है। यहाँ से भोजन अब पाइलोरिक छिद्र से होता हुआ ड्यूडिनम, जो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडिनम के अंदर 3 प्रकार के जूस रिलीज होते हैं। एक होता है आपका यकृत से आने वाला बाइल जूस, अग्नाशय से आने वाला पेनक्रियाटिक जूस, और आपकी छोटी आंत से आने वाला आंतरस या इंटेस्टाइनल जूस। हम लीवर की बात करते हैं। लीवर बाइल जूस बनाता है, पित्तरस बनाता है, जिसका पीएच मान 7.6 से 8 तक हो सकता है। इस पीएच, इसकी अगर बात की जाए, इसमें एंजाइम नहीं पाए जाते, लेकिन ये वसा का पाइसीकरण करता है ना। लीवर या यकृत के माध्यम से बनाया गया पित्तरस पित्ताशय या गैल ब्लैडर के अंदर भंडारित रहता है। गैल ब्लैडर समय समय पर, है ना, ग्रहणी या ड्यूडिनम के अंदर उसे छोड़ता रहता है। अग्नाशय के अंदर बनने वाले रस को अग्नाशय रस कहा जाता है। यह मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। इस ग्रंथि के माध्यम से आने वाला जूस जो होता है वो पेनक्रियाटिक जूस, जिसे पूर्ण पाचक रस की हम संज्ञा भी देते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसमें लाइपेज वसा को वसी अम्ल में बदल देता है ना दोस्तों। उसके बाद में ट्रिप्सिन इसमें प्रोटीन को किस में बदल देता है, पेप्टोन में बदल देता है। और अगर हम बात करते हैं तो भैया एमाइलेज इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। ये सारे काम ड्यूडिनम के अंदर हो रहे हैं। अब छोटी आंत के माध्यम से भी यहाँ पर क्या रिलीज किए जाते हैं, तो भैया आंतरस का स्त्रावण किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से एंजाइम होता है। इसका पीएच मान भी 8 के आसपास होता है। आंतरस की अगर बात की जाए तो इसमें निकलने वाला पहला एंजाइम जो होता है वो आपका कौन सा होता है, तो प्यारे दोस्त आप जानते हैं इरेप्सिन होता है। इरेप्सिन जो प्रोटीन को पेप्टोन के अंदर बदल देता है, लाइपेज वसा को वसी अम्ल में, फैटी एसिड में बदल देता है, सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है, लेक्टेज लेक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल देता है, और माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। अब बात अगर की जाती है, यहाँ पर भोजन का पाचन हो जाता है, उसके बाद में भोजन इलियम के अंदर आता है। इलियम जो छोटी आंत का दूसरा भाग होता है, जो लगभग 2.5 मीटर का होता है ना, याद रखिएगा। सॉरी, जेजुनम जो होता है वो 2.5 मीटर का होता है। जेजुनम के बाद भोजन इलियम के अंदर आता है। जब ड्यूडिनम 25 सेंटीमीटर और इलियम जो होता है ना भैया, वो होता है 3.5 मीटर और जेजुनम होता है 2.5 मीटर। जेजुनम के अंदर शेषांत्र में जब भोजन आता है तो यहाँ पर धागे नुमा संरचनाएं, बाल के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें माइक्रोविली कहते हैं। ये माइक्रोविली क्या करती हैं, वो भोजन डाइजेस्ट हो चुका है उसका अवशोषण करके उसे रक्त में मिला देती है। अब जो भोजन ना अपचित है, जिसका पाचन नहीं किया जा सकता, जो अपशिष्ट बच चुका है, उसको वो वहां से बड़ी आंत के पहले भाग शिकम में पहुंचाती है। शिकम 6 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है बड़ी आंत की। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता, वो 1 से 1.5 मीटर लंबी संरचना होती है। शिकम के बाद भोजन कोलन में पहुंचता है। कोलन लगभग 1.3 मीटर, ये बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है। यहीं पर जल और खनिज पदार्थों का पुनः अवशोषण किया जाता है और भोजन यहां से आगे बढ़ता है। अब यह मल कहलाएगा, क्योंकि इसमें से जल और खनिज लवण का अवशोषण हो चुका है। अब अपशिष्ट भोजन जो मल होता है वो मलाशय अर्थात रेक्टम में होता है और एनस के द्वारा वो शरीर से बाहर कर दिया जाता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम था, ये पाचन तंत्र था, जो आपको बहुत अच्छे से पूरी एक कहानी के तौर पर मैंने रिवाइज करवा दिया। चलिए, ई कोलाई बैक्टीरिया क्या होते हैं? ई कोलाई बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया का एक टाइप है जो हमारी इंटेस्टाइन आंतों के अंदर पाए जाते हैं। देखो, बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया जो होते हैं वो जीवों के अंदर पाए जाते हैं। जैसे गाय भैंस के अंदर मेथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं, जो घास फूस को क्या करते हैं, मेथेन बनाने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए होते हैं। हमारे शरीर में ई कोलाई जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ पर्टिकुलर विटामिन को, है ना, या अन्य पदार्थों को बनाने के लिए जाने जाते हैं। तो वो इस तरह से हम वहां पर उनको देख लेते हैं। चलिए, वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए आपकी क्लासेस का टाइम क्या क्या है, क्योंकि मंडे से मैं आपकी क्लास का समय बदलने वाला हूं। तो आपकी क्लास कौन कौन से टाइम चलती हैं, सुबह से लेकर के मुझे एक बार बता सकते हैं क्या आप? ठीक है, मुझे एक बार बता सकते हैं क्या? मैं नेक्स्ट मंडे से आपका टाइम बदलूंगा। ठीक है, मंडे से इस क्लास का मैं समय थोड़ा सा बदलने वाला हूं, मुझे बता सकते हैं क्या आप? एक सांस में बोल दिया, भूलते नहीं है क्या? भूलना इनमें। ठीक है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सर पर होत निशान। मुझे क्या एक बार आप सभी समय बता सकते हैं, टाइम बता सकते हैं? 8 बजे होती है, फिर 10 बजे होती है, फिर 11 बजे, फिर 1 बजे, फिर 2 बजे, फिर 6 बजे,
और फिर 7 बजे। मतलब सुबह 8 से 9 का स्लॉट, 10 से 11 का, 11 से 12 का, 1 से 2 का, 2 से 3 का, 6 से 7 का और 7 से 8 का। ठीक है। डन। हिंदी, आर्ट, राजस्थान। ये एक बच्चा कह रहा है कि सर सुबह 8 से 10 तक होती है क्लास, तो क्या हिंदी 2 घंटे चलती है क्या सुबह 8 बजे जो हिंदी होती है? हिंदी कितनी देर चलती है? कुछ नहीं मिलेगा तो मुझे यहाँ एक ही स्लॉट खाली मिल रहा है 9 से 10 का। ठीक है, तो फिर आपकी 1 से 2 खाली हो जाएगी, तो 8 से 12 कंटिन्यूसली क्लास हो जाएगी, फिर 2 बजे रहेगी। 8 से 9 है, 1 घंटा होती है। ठीक है, तो 9 से 10 क्लास मुझे टाइमिंग लग रही है ठीक ठाक। 9 से 10 में कर लेंगे, है ना? 9 से 10 कर लेंगे, 9 से 10 में कर लेंगे। ठीक है, तो 9 से 10 में होगा तो मैं प्लान कर लूंगा मेरी क्लास लेने का। लेकिन नेक्स्ट मंडे से, इस सप्ताह आप ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है, 1 से 2 में, है ना? अगले सप्ताह से होगा तो हम इस टाइमिंग को सुबह 9 से 10 कर लेंगे। ठीक है। चलिए, सर टाइम बढ़ाने के लिए बोल रहे, ऐसा होगा तो मैं एक बार सर से बात करूंगा, उसके बाद करूंगा। ठीक है, एक बार मैं सर से बात करूंगा, उसके बाद आपकी क्लास ले लूंगा। ठीक है, परेशान मत होइए आप, है ना? मैं सर से बात करूंगा उसी के बाद, है ना? अगर मैं स्लॉट में ले रहा हूं, ठीक है, तो अगर वो सर अगर बढ़ाना चाहेंगे तो फिर मैं नहीं लूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, हम नई चीज शुरू करते हैं, नया टॉपिक शुरू करते हैं। स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। देखो, अगर हम स्केलेटन सिस्टम की बात की जाए तो भाई एक ऐसा सिस्टम जो हमें चलने के लिए प्रेरित करता हो, भाई हमारा एक निश्चित आकार देता हो, है ना? मैंने आपसे कहा ना, मैं अगर आप कह भी देते खाली है तो मैं सर से पहले बात करता, क्योंकि मुझे पता है आपकी एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज हिंदी का है। तो हो सकता है कभी वो 1 घंटा 10 मिनट क्लास लेते हो, कभी हो सकता है 1 घंटा 15 मिनट लेते हो। तो एक एक तो मैंने आपसे कंसल्ट कर लिया, दूसरा मैं सर से कंसल्ट किए बिना इस क्लास को वैसे भी आयोजित नहीं करता। चलिए, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या कहलाता है भैया? कंकाल तंत्र कहलाता है, स्केलेटन सिस्टम कहलाता है। अब कंकाल तंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सोस्केलेटन सिस्टम, एक होता है एंडोस्केलेटन सिस्टम। तो हिंदी में कहते हैं बाह्य कंकाल तंत्र, और दूसरा होता है एंडोस्केलेटन सिस्टम। एक क्या होता है? अंतः कंकाल तंत्र होता है। तो ये दो प्रकार के कंकाल तंत्र होते हैं, बाह्य कंकाल तंत्र और अंतः कंकाल तंत्र। भाई सीधी सी बात है,
ये शरीर के बाहर होता है, और ये शरीर के अंदर होता है। तो एक शरीर के बाहर होता है, एक शरीर के अंदर होता है। ठीक है, तो शरीर के बाहर भी पाया जाता है, एक शरीर के अंदर भी पाया जाता है, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। अब देखो, यहां पर आप किसे कह सकते हैं भैया, जैसे आपके बाल हो गए, ऑब्वियसली बात है हेयर को आप इसी में रखेंगे। ठीक है, बाल हो गए, ठीक है, नाखून हो गए, तो बाल हो गए, नाखून हो गए, ठीक है, स्किन हो गई, त्वचा हो गई, है ना, जानवरों के खुर हो गए, है ना, गाय भैंस के नहीं होते वो पाँव नीचे काले काले, उन्हें खुर कहते हैं। क्या कहते हैं? खुर। ठीक है, खुर, है ना, होफर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? होफर, होफर। और एंडोस्केलेटन में भैया दो चीजें आती हैं, अस्थि माने कि बोन, और उपास्थि मतलब कार्टिलेज। तो एक हो गया बाह्य स्केलेटन, एक हो गया एंडोस्केलेटन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इसे हम स्केलेटन सिस्टम कहते हैं, कंकाल तंत्र कहते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन दो प्रकार का पाया जाता है, बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। हमें मुख्य रूप से हमारा पढ़ना है, मतलब हमें हड्डियां पढ़नी है, अस्थियां पढ़नी है। ठीक है, तो अगर हम मानव कंकाल की बात करें, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम की बात करें, मानव कंकाल तंत्र, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो सबसे पहली चीज आती है अस्थि। बोन। तो बोन जो होती है वो टोटल कितनी होती है? टोटल होती है 206 कुल अस्थियों की संख्या। और हड्डियों का जो अध्ययन होता है उसे ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी। तो हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सांप की केचुली भी उसी में आएगी, वो भी उसकी सुरक्षा करती है, स्किन ही होती है वो इसकी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, वो स्किन ही होती है। चलिए, अब आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी कि सर, है ना, हमने तो 300 बोन भी पढ़ी है, कि 300 बोन कब होती है? और सर हमने तो 260, 270, 280 भी पढ़ी है, तो 270 से 280 कब होती है? देखो, अगर एक बच्चे ने अभी अभी जन्म लिया है, तो उस बच्चे को हम बोल देते हैं नवजात, न्यूली बर्थ, है ना, जिसने अभी अभी जिसका जन्म हुआ है, तो न्यू बर्थ हुआ है जिसका, उस बच्चे के शरीर के अंदर, है ना, 300 हड्डियां होंगी। और 270 से 280 हड्डियां किसके शरीर में हो सकती हैं? तो दोस्त याद रखना, एक जो नॉर्मल चिल्ड्रन होते हैं 7-8 साल के, उनके अंदर, बालक के अंदर कितनी होगी? तो याद रखना, तो जो बालक होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, उनके अंदर, कि सर ऐसा कैसे होता है कि उनमें ज्यादा होती हैं और हम वयस्क के अंदर, एडल्ट के अंदर ये कम होती? कम नहीं होती, एक्चुअल में हड्डियों की संख्या तो वही रहती है, लेकिन हड्डियां आपस में जुड़ती जाती हैं। छोटे बच्चों के अंदर वो, है ना, वो देखना, वो बच्चा बिल्कुल ऐसे होकर बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, कहीं भी ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो उनकी हड्डियां बड़ी फ्लेक्सिबल होती हैं, और धीरे धीरे वो आपस में क्या होती जाती हैं? जुड़ती जाती हैं, ऐड होती जाती हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि एक हड्डी ऐसी है, तो छोटे बच्चे में ये इस तरह से एक लंबी हड्डी थी, इस तरह से, और जैसे वो वयस्क हुआ तो ये हड्डियां जुड़ करके एक हड्डी बना ली, इस तरह से। क्या बना ली? एक बना ली। तो ये आपस में कनेक्टेड हो गई, तो इससे हमें फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब हमारे लचकपन जिसे हम कहते हैं, वो कम हो जाती है ना। तो एक नॉर्मल सा फंडा आपने आज यहां पर देखा
कल की क्लास में मैं सारी की सारी हड्डियां आपको खत्म कर दूंगा, है ना, कि भाई हड्डियां कैसे काम करती हैं, कितनी होती हैं, क्या होती हैं। तो आज की क्लास यहीं पर विराम, मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। अभी इस सप्ताह आपकी क्लास इसी समय चलेगी, है ना। नेक्स्ट वीक से होगा तो मैं समय बदलूंगा, कभी ऐसा होगा तो किसी टीचर के साथ मैं टाइमिंग चेंज कर लूंगा, कोई और टीचर इस टाइम पर ले ले और मैं उस टाइम पर ले लूं, तो ये कर सकते हैं। एक चीज ये हो सकती है, ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।